और ये सोफा साफ करो इसे। पता नहीं ठीक से करो मेरी मेकअप। मेरा भी पफ दे दो, 2 घंटे से बैठी हूं मैं। दो शीशा। सर एज पर रिक्वायरमेंट सब चीजें रेडी हैं, बस वो ईशानी मैडम आ जाए। मैडम आ जाए, पता नहीं कब आएगी। जाओ जाकर देख कर आओ। सर जब वो आएंगे हमें पता चल जाएगा सर। पता नहीं कब आएगी, सबकी बैंड बजी पड़ी और महारानी पता नहीं कहाँ रह गई है। हेलो ईशानी मैम। मेकअप रूम रेडी है मेरा। हाँ मैम, जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही है, और आपका फेवरेट रूम फ्रेशनर भी है। और एक काम करो, डायरेक्टर को जाके बोल दो कि 2 से 3 घंटे तो लगते ही हैं, राइट? और मेरे मूड के ऊपर है कि मैं खुद ही रेडी होके सेट पे आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है मैम। चलो। सर ईशानी मैडम आ गए हैं। आ गई। बीबू जी देख, महारानी के तैयार होते ही आज का पूरा शॉट उसको अच्छे से समझा देना। जी सर। ठीक है, मैं उसके नखरे नहीं झेल सकता। यस सर। सर अगर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया तो खा लेना एक थप्पड़। स्पॉट सुन, ईशानी मैम का जूस और लो कैलोरी दही जल्दी से लाना, नहीं तो वो शूट कैंसिल कर देगी। सुनो, क्या मतलब है ये सब का? तुम लोग इधर उधर भाग रहे हो जैसे कि पता नहीं कोई शेरनी आ गई है। जाओ जल्दी से जाकर ईशानी को रेडी करवाओ। अब भी मैं डायरेक्शन टीम को बोल के आती हूँ। सर, माना कि ईशानी बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन हम भी उसके नौकर नहीं है। वही तो, सुबह के 9 बजे से हम रेडी होकर वेट कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं आई। इतना वक्त हो गया, 3-4 बार टचअप हो चुका है। तो क्या करूं यार, एक तो विराट सर ने इस नकचड़ी को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के मेरे सर पे दर्द करके रखा है, और ऊपर से तुम लोग मेरे सर पर चढ़ रहे हो। प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट यार। कोऑपरेट माय फुट। मैं ईशानी के नखरे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं विराट सर के चेक्स वापस कर दूंगी, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ। बाय। अरे मैडम रुके। अरे सर आप ही रोके समायरा जी को। अगर आज शूट नहीं हुआ ना तो विराट सर सबकी छुट्टी कर देंगे सर। जाने दे उसको, एक ईशानी 100 सुमेरा के बराबर है। बीबू बहुत देर होगी, देखना कहां पर है, बुला उसको। सर वो सैंडल उतार के मारेगी मेरे मुंह पे। लिख के ले लो, वो वापस नहीं आने वाली है। ईशानी के नखरे ही एक दिन उसे ले डूबेंगे। अरे तू जा, उसको बुला के ले। जा जा, अरे जाना। जा रहा हूं सर।
मैम मैम आप रेडी हैं तो मैं अंदर आ जाऊं? मैडम भाग जा यहाँ से, वरना तेरा पैर तोड़ दूंगी। नहीं, उसने कहा भाग जा तो भागकर मेरे पास आ गया, अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। उनके बिना बोले मैं अंदर कैसे जाता? आप नहीं जानते सर, गला दबा देती वो मेरा। 3 घंटे से वो तैयार हो रही है, यहाँ शूटिंग का टाइम निकला जा रहा है, तुझे अपने गले की पड़ी है। मैं देखता हूँ, चलकर चलो। ईशानी। सर प्लीज, मैम गुस्से में लगती है, शूट छोड़कर चली जाएंगी। मैं तुम्हें कह रहा हूं चुप रहो। ईशानी दरवाजा खोलिए, अभी सब नहीं चलेगा, प्लीज दरवाजा खोलिए। अरे मैम ये हेड क्यों पहनी आपने? ये तो ब्रीफिंग में है ही नहीं। मैम ऐसे बैठे क्यों हैं? क्या अकड़ है इस औरत के अंदर। ईशानी जवाब दो, हमारी तरफ देखो। ईशानी, ईशानी। कभी काम नहीं करूंगी मैं उस नकचड़ी ईशानी के साथ। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अरे इतना टेंशन क्यों ले रही हो तुम देखना, मैं तुम्हें इससे बड़ा काम दिलाऊंगा। मैं अभी मम्मी को फोन करके बता देती हूँ कि आज मैं लेट आऊंगी। ठीक है, तुम मम्मी को फोन कर लो, हम तुम्हारा अंदर इंतजार करते हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। कौन है? सामने आओ। ये हैट, ये यहाँ कैसे? बड़ी बेरहमी से गला काट दिया। हाँ सर, ये अजीबोगरीब मेकअप और ये लाल रंग की हैट भी रखी। मारने के बाद इतना मेकअप करता है कातिल, ये लाल रंग का हैट बड़ा अजीब केस है ये। सर ये मेकअप और सारा कुछ उस कातिल ने ही किया है। अच्छा, आखिरी बार कौन आया था ईशानी से मिलने? मैं गया था सर वहां पे, लेकिन उन्होंने अंदर से ही बोल दिया कि भाग जाओ वरना तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। टांगे तोड़ दूंगी? क्यों? सर एक्चुअली ईशानी अपनी मर्जी की मालकिन थी और वो अपनी मर्जी से ही शूटिंग पर आती थी। अगर गलती से भी उसको किसी ने कुछ बोल दिया तो कभी भी शूटिंग छोड़कर चली जाती थी। सर इसका मतलब काफी लोग होंगे जो ईशानी को नापसंद करते होंगे। ईशानी, क्या हो गया ईशानी को? किसने किया ये सब? आप कौन है आप? जी ये जो एड शूट हो रही थी ये मेरी एड है, मैं मालिक हूँ इस कंपनी। ठीक है, इधर आइए थोड़ा। अच्छा बीबू, तुम वापस कितनी देर बाद आए थे प्रीतम और लोगों के साथ? सिर्फ कुछ सेकंड्स में, अगर कहें ज्यादा से ज्यादा बस 1 मिनट। 1 मिनट में? 1 मिनट में इतना सब कुछ किया? सर सर 1 सेकेंड, यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट मिला है और बाकी सब कपड़े ठीक है, मगर बस ये तो देखिए सर, ऐसा लग रहा है किसी ने कैंची से काटा है सर। और सर यहाँ पे खून मिला है सर। कातिल पहले से ही कमरे में मौजूद था। सर हो सकता है बिहू ने जो आवाज सुनी वो ईशानी की हो ही ना।
हो सकता है। क्या ईशानी से मिलने कोई आया था क्या? नहीं सर, और किसी को आते जाते नहीं देखा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ईशानी के कमरे में पहले से ही छुपा हुआ था? एक्चुअली यही हुआ है। आदमी पहले से छुपा हुआ था, फिर वो खून करता है बेरहमी से, फिर इतना सारा मेकअप लगाता है, चेयर पे बैठाता है और लाल रंग की हैट पहनाता है। सब करने में टाइम तो गया ही होगा। सर ये देखिए, ईशानी का टॉप भी कटा हुआ है। इसे भी काटा गया है, उधर भी कपड़े कटे हैं, इसका टॉप कटा है। लगता है ये जानबूझ के किया गया है। सर ये कॉटन सॉक्स लगता है मेकअप करने में इस्तेमाल किया गया है। वंश, ये सारी चीजें और बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजो, तब तक हम लोग जरा बाहर देखते हैं। सर बहुत ही अजीब बात है, किसी ने भी खूनी को आते जाते देखा ही नहीं। आने जाने की तैयारी पहले से कर रखी थी खूनी ने, ना काम किया और निकल भागा। पर सर ऐसी कैसी तैयारी की होगी कि यूनिट के किसी भी मेंबर ने उसे नहीं देखा? इतना हंगामा हो गया यहाँ पे और ये बेटा सो रहा है। जी साहब। यहाँ से किसी को आते जाते देखा तुमने? साहब मैं तो अभी 5 मिनट पहले ही आया हूँ। 5 मिनट पहले? ये शूटिंग का टेम्पो है ना? हाँ साहब, ये शूटिंग का ही टेम्पो है। तो ये टेम्पो अभी बाहर कब गया था? साहब यही कोई 1:30-2 बजे के आसपास। 1:30-2 बजे? सर उसी दौरान तो ईशानी का खून हुआ था। जब टेम्पो बाहर गया था तुम्हारे साथ कोई और भी था? नहीं। अच्छा, पीछे कोई बैठ कर गया था, तुमने किसी को आसपास देखा? मैडम पीछे तो सामान रहता है, अब पीछे कोई बैठा हो तो मैंने नहीं देखा। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है खूनी के यहाँ से निकलने का? पीओपी का टुकड़ा? ये यहाँ क्या कर रहा है? शूटिंग में तो कहीं भी धूल मिट्टी थी नहीं। ये मिट्टी का टुकड़ा कहाँ से आया? साहब इसमें तो प्रॉपर्टी का सामान रहता है। प्रॉपर्टी के सामान और उसमें पीओपी का टुकड़ा, मतलब कोई और था यहाँ पे। हेलो, क्या? कहाँ पे? आपने फोन किया था? जी सर, मैं मानिक हूँ, इस दुकान का मालिक। ये मेरे वॉचमैन ने फोन किया था आपको। ये देखिए ना सर, यहाँ लाश है। दुकान खोलो जा। जी सर। तुम यहीं रुको। जी साहब। सर इसे भी बिल्कुल ईशानी की तरह मारा गया है। ये देखिए, किसी पतली धार वाली चीज से इसका गला काटा गया है। सर ये देखिए, इसका टॉप भी वैसे ही काटा गया है। इसका मेकअप निकालो, देखो कौन है ये। यस सर। ये लाश दुकान में आई कैसे? सर मुझे नहीं मालूम। दुकान तो बंद थी ना, आपने ताला खोला है, तो ये क्या लाश अपने आप आ गई यहाँ पे? सर मैं क्या बताऊं, ये सब कैसे हुआ? ये लाल टोपी और इसके कपड़े भी मेरी दुकान की नहीं है, और मैं इस लड़की को तो पहली बार देख रहा हूँ। सर मेकअप निकल गया।
ये तो समायरा है ना? इसकी भी मॉडलिंग वाली फोटो हमने देखी थी वहां पे। हाँ सर। ये दुकान की चाबी आपके अलावा किसके पास रहती है? मेरी पत्नी सोनाली के पास, लेकिन वो तो पटना गई हुई है। अच्छा, तुम्हारी ड्यूटी में एक आदमी यहाँ पे खून करता है, उसकी लाश को यहाँ दुकान में रख दिया। क्या कर रहे थे तुम? कुछ देखा नहीं तुमने? देखा ना साहब, पर वो खूनी है ये कैसे पता चलता? हाँ? कैसा था वो? था नहीं साहब, थी। वो एक औरत थी, उसे मैंने जाते हुए पीछे से देखा था। उसने लाल रंग का कोट पहन रखा था, उसके बाल लंबे थे और उसने सर पे एक लाल टोपी पहन रखी थी। और हाँ साहब, उसने डस्टबिन में कुछ डाला था। मतलब सर खूनी एक औरत है? कहाँ है वो डस्टबिन जिसमें उसने कुछ डाला था? वो वहां। तो ये तो फिशिंग का सामान है, मछली पकड़ने का कांटा वाटा। सर ये तंगूस पे खून लगा है। ओह, लगता है इसी का इस्तेमाल किया गया है खून करने में। भरे दिन के उजाले में शूटिंग पर कोई मेकअप रूम में घुसता है और ईशानी को मार डालता है, और तुम में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा और ना कुछ सुना है? ये कैसे हो सकता है? सर एक्चुअली ईशानी की परमिशन के बिना उसके कमरे में कोई नहीं जाता था। इनफैक्ट उसने बीबू को भी दरवाजे के बाहर से ही भगा दिया, और उसके बाद जैसे ही हम लोग गए तो देखा वो मरी हुई थी। चलो सर ये कास्टिंग डायरेक्टर है कीकू। लेकिन सर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने समायरा और ईशानी का गला थोड़ी काटा है। चुप! तुम ही वो कास्टिंग डायरेक्टर हो ना, जो ईशानी और समायरा को जानते हो उनके मॉडलिंग की शुरुआत के दिनों से? जी सर। और विराज की शूटिंग पर तुमने ही भेजा था ना उन दोनों? हाँ सर। मतलब तुम अच्छी तरह से जानते थे कि वो कब और कहां मिलेंगी? देखिए सर, गलती हो गई, अब मैं किसी को कहीं नहीं भेजूंगा। दरअसल 5 साल पहले ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। 5 साल पहले काम छोड़ चुके थे? कुछ लड़कियों ने मेरे खिलाफ केस कर दिया था, उस वजह से मेरा ऑफिस भी बंद हो गया। तो फिर कल तुमने ईशानी और समायरा को विराज के शूट पे कैसे भेजा? दरअसल दोस्ती दोस्ती में विराज के शूट पर उनको भेज दिया था सर, लेकिन इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। फिलहाल तो हम मान लेते कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात याद रखो, अगर जरूरत पड़ी तो तुम लोगों को हम फिर से बुला लेंगे। जा सकते हो तुम। इन तीनों पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। देखो वो कहां कहां जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, क्या क्या करते हैं। सर लेकिन खूनी तो एक लड़की है ना? हाँ, खूनी तो लड़की है, लेकिन खून करने में किसी लड़के का भी तो इस्तेमाल हो सकता है। समायरा और ईशानी दोनों मॉडल्स थी, मॉडल। लाल टोपी, मारने के बाद सफेद रंग का अजीब मेकअप, मारने के लिए फिशिंग का सामान, और फिर उन दोनों खून में सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। तो एक बात समझ में नहीं आई कि खूनी ने ये मछली पकड़ने का सामान क्यों इस्तेमाल किया खून करने के लिए? सर बहुत ही अजीब है ये खूनी, और एक ही दिन में 2 मॉडल्स को मार डाला इसने। पता लगाना पड़ेगा कि समायरा और ईशानी दोनों मॉडलिंग के अलावा और कुछ करते थे, या मॉडलिंग करने से पहले क्या करती थी। कहीं दोनों के बीच में कोई संबंध तो नहीं था, पता लगाना पड़ेगा। सर 2009 में समायरा और ईशानी ब्यूटी रिबन नाम की मॉडलिंग एजेंसी में काम करते थे, जिसका मालिक ये कीकू था। कीकू, कास्टिंग डायरेक्टर कीकू। इस कीकू के बंद पड़े ऑफिस में जाना पड़ेगा, देखना होगा शायद इसके बाकी मॉडल्स की भी जान को खतरा हो, और ये भी हो सकता है कि हमें
उस औरत के बारे में कोई सुराग मिल जाए। सर हमारा शक बिल्कुल सही निकला। खून करने के लिए इस्तेमाल किया गया ये हथियार एक खास तरह का फिशिंग किट ही है। सर आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुना तारिका, लेकिन मैं फिलहाल किसी और काम में हूँ। क्या? खूनी का कद नापने में। अरे वाह साळुंखे, खूनी के कद का पता लगा लिया तूने? हाँ बस 1 मिनट से नहीं, ये दोनों के गर्दन का ये घाव देखो बस। ये घाव का निशान ऊपर की तरफ बना हुआ है, ना तो सीधा है ना नीचे की तरफ। मतलब खूनी ने तार से इन्हें ऊपर की तरफ खींचा। इसका मतलब साफ है, खूनी की ऊंचाई इन दोनों से ज्यादा थी। मतलब सर वो खूनी औरत इन दोनों से लंबी है? बिल्कुल पंकज, और लगभग 5 फीट 7 इंच थी। ये मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन मुझे बताती है, इंक्लूडिंग वो जो सैंडल उसने पहने हुए थे उनके। एक बार हाथ में आ जाए ना तो ऊंचाई भी नाप लेंगे। 5 फुट 7 इंच की लड़की जिसके लंबे और सीधे बाल हैं। और सर या तो उसे फिशिंग करने का, मछली पकड़ने का शौक था, या तो फिर किसी खास मकसद से उसने ये सामान, ये फिशिंग किट का इस्तेमाल किया होगा। साळुंखे, लगता है इस मछली पकड़ने के तंगूस से, इस तार से इन दोनों के गले को काटा है। बिल्कुल बस। डॉक्टर साहब, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी मिट्टी मिली थी हमें, उससे कुछ पता चला क्या? हाँ पता चला सचिन। बॉस वो सामान मूर्ति बनाने के काम में आता है। मूर्ति बनाने का? बॉस टेस्ट चल रहे हैं, बाकी का भी पता चल जाएगा। तो कब बताएगा साळुंखे? बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन एक खास बात और बताना चाहता हूँ। वो क्या है? बॉस ये देखो, ये है वो तार जिससे खूनी ने इनका गला काटा। खूनी जब इनका गला काटने की कोशिश कर रहा था, इन लोगों ने अपने बचाव में हाथापाई की होगी। उसी झड़प के दौरान खूनी का पलक का एक बाल मुझे इस तार पर से मिला है। तो मतलब तू अब इस बाल का डीएनए टेस्ट करेगा, है ना? करना ही पड़ेगा। एक खूनी लड़की जिसका कद 5 फुट 7 इंच है, जिसके सीधे और लंबे बाल है, जिसे मछली पकड़ने का शौक है और शायद मूर्तियां बनाने का भी। बस इतना भी काफी है हमारे लिए, इस लड़की को ढूंढने के लिए। मछली पकड़ने का खास सामान लेके चलती है तो समंदर के किसी किनारे में कुछ तो पता चलेगा ही उसके बारे में। पर सर हमें सिर्फ उसकी ऊंचाई, उसके काले सीधे बाल और उस टोपी के बारे में पता है। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन के बलबूते पर उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगता है सर। कोशिश तो करनी पड़ेगी श्रेया, अपने आप तो चल के आएगी नहीं हमारे पास, है? हाँ वंश, इन्हें बता दिया ना हमें किस लड़की की तलाश है? जी सर। हाँ तो क्या जानते हैं उस लड़की के बारे में आप? साहब आप लोग ऐसी औरत के बारे में जानना चाहते हैं ना जो मछली पकड़ने के लिए बोट का इस्तेमाल करती है? बिल्कुल। ऐसी तो बहुत औरतें आती है हमारे यहाँ पर। देखिए, जिस लड़की की हमें तलाश है वो लंबी लड़की है, 5 फुट 7 इंच की होगी, लंबे बाल हैं, सीधे बाल हैं। और उसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच में। लंबे बाल, 25 से 30 साल की उम्र, ऐसी 2-3 लड़की आती है हमारे यहाँ पर। हमें उनके नाम और पते चाहिए। आप जब वोट देते हैं तो नाम पते तो लिखते होंगे ना? जी साहब। ये तीनों लड़कियां आती हैं 5-6 महीने से हमारे यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ। केशा, एनी, शिखा। केशा, एनी और शिखा। मिलना पड़ेगा इन तीनों लड़कियों से। देखते हैं इनमें से कौन है वो लाल टोपी वाली लड़की। सर कीकू जी ने टैक्स की चोरी की थी
और कुछ लड़कियों के पेमेंट ना देने की वजह से इनकी शिकायत की थी, इसीलिए ऑफिस बंद हो गया। और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है सर। उसका खून हुआ है वो 2008 में किकुजी की एजेंसी से ही लॉन्च हुई थी, इसलिए ये अभी शक के घेरे में है। विराज, तुम ये बताओ कि तुमने तो किकुजी के साथ और उन मॉडल्स के साथ काम किया था, तो तुम्हें कभी लगा कि वो मॉडल्स किसी मुसीबत में है या फिर किकुजी के काम में कोई गड़बड़ है? मैं ईशानी और समायरा के साथ पहली बार काम कर रहा था, और जहाँ तक किकुजी की बात है तो पैसों के लेन देन में धांधली के अलावा इनमें दूसरी कोई कमी नहीं है। सर, इन तीनों मॉडल्स के कद, रंग और बाल खूनी से कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। एक काम करो, इन सबसे पूछताछ करो कि मॉडलिंग के अलावा ये लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये है कि आजकल इनमें से कहीं मॉडलिंग नहीं करती। एनी, 2012 में आप मॉडलिंग छूट चुकी थी। हाँ। अब आप क्या करती हैं? अभी मैं एक फिशरी स्टोर चलाती हूँ। शिखा, राइट? जी। आप एक प्रिंट मॉडल है, ये तो हम जानते हैं। उसके अलावा क्या करती? मैं कुछ भी नहीं करती। और आप क्या करती हैं केशा जी? मैं मूर्तियाँ बनाती हूँ। मूर्तिकार। ठीक है, थैंक यू। तो बिल्कुल खूनी की प्रोफाइल जैसा है। कंपनी का नाम रेड इंक। मेरा शक सही है, इस एजेंसी के मॉडल्स का ही कुछ राज है। सर, एनी, केशा और डॉली, हम तीनों के प्रोफाइल्स कुछ उन्हीं से मिलते जुलते हैं। सर, इनका संबंध मूर्तियां बनाने और फिशिंग से भी है। तो इनका प्रोफाइल, पेशा दोनों शक के दायरे में है। एक काम करो, इन तीनों को ब्यूरो लेके चलो। सर, खूनी की लड़की ने जिस तरह के कपड़े पहने थे उस तरह के कपड़े आ गए सर। वेरी गुड। पंकज, इन तीनों के नंबर्स हैं ना हमारे पास? यस सर। सेलफोन नंबर्स जरा ट्रेस करो, देखो जब उन दोनों लड़कियों के खून हुए तब ये तीनों कहां थी? यस सर। जयंती सर। ले जाओ जी। आप तीनों मेरे साथ आइए। कहाँ? अभी बताती हूँ, आओ। अरे साहब, ये तो वही कपड़े और टोपी है जो मैंने उस रात उस औरत को पहने हुए देखा था। तो फिर अब जरा ध्यान से देखो इसे। क्या ये वही लड़की है, वही औरत है जो उस रात खून कर रही थी? सर, मैंने उस औरत का चेहरा सामने से नहीं देखा था, उसे जाते हुए मैंने पीछे से देखा था। जाते हुए देखा? जी सर। ठीक है, केशा जरा वहां तक चल के दिखाओ। सर, ये कैसी जांच है आपकी? जितना कहा है उतना ही करो। नहीं साहब। नहीं? नहीं। ठीक है, आप आइए मेरे साथ। रुको, वहां तक वॉक करके आओ। ये भी नहीं है सर। आइए। सर, इन्हें तो कपड़े काफी अच्छी तरह से फिट हो रहे हैं। हाँ, दिख रहा है। अब ऐनी जी जरा चल के भी दिखाइए। यही है सर, बिल्कुल यही है सर। क्या बक रहे हो? सर, जिस वक्त समायरा का खून हुआ था, आनी का फोन उसी एरिया में था। सुना है नहीं? उसी इलाके में था तुम्हारा फोन जिस वक्त ईशानी और समायरा का खून हुआ था। तुम जा सकते हो। और मैं? आपको तो रुकना ही पड़ेगा। सर, मैं क्यों नहीं जा सकती? वो इसलिए
कि खूनी की चाल और तुम्हारी चाल बिल्कुल वही है। और तो और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा फोन उसी इलाके में मिला जहां पर इन दोनों लड़कियों का खून हुआ। सर इन सब का क्या मतलब है? I mean, दो लोग एक जैसे दिख सकते हैं ना? और फिर वॉचमैन ने ऐसा तो नहीं कहा कि मेरा चेहरा खूनी के चेहरे से मिलता है। लेकिन जिस वक्त खून हुआ उस वक्त तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन भी वही की बता रही है, और ये सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर उस वक्त सैकड़ों लोग उस एरिया में थे, तो क्या सब खूनी है? बस बस, बहुत बोल दिया। बताओ क्यों किया खून ईशानी और समायरा का? सर आप मुझ पे दो खून का आरोप लगा रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। अभी तो सिर्फ आरोप लगाया है, सजा मिलनी तो अभी बाकी है। सजा? जी सजा, खून की सजा फांसी। सर मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, मैं बताती हूँ सर। बताओ। पर मेरी एक शर्त है। ये लो, इनकी एक शर्त भी है। चलो बताओ क्या शर्त है? सर मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख रुपये? हाँ। चलो दे दिए। अरे लेकिन तुम पैसों का क्या करोगी? तुम्हें तो सजा होने वाली है। आप वो सब छोड़िए, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं तो सिर्फ उसे जानती हूँ जो खूनी को जानता है। और वो है शिखा। शिखा? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? आप लोग पता कर सकते हैं ना? हाँ वो तो हम पता करेंगे। सर मेरे पैसे? पैसे? कौन से पैसे? सर अभी आपने बताया आप देंगे। कब? नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं सुना। कब कहा? सर ये सरासर धोखा है। नहीं यानी जी हम कभी धोखा नहीं करते। हाँ धोखा जरूर करते हैं जब कोई कानून के साथ खिलवाड़ करता है, तब कभी कभी सीआईडी वाले धोखा देते हैं। ले जाओ इसे। सीआईडी फिर से? अब क्या कर दिया मैंने? आपने क्या किया क्या नहीं ये तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन आप एक नंबर के झूठे हैं ये पता चल चुका है। क्या मतलब है आपका? आपने कहा आप समायरा को नहीं जानते? 2009 में समायरा ने आपकी कंपनी रेडिंग के लिए मॉडलिंग की थी, सच है? रेडिंग? इसे कैसे ढूंढ लिया आपने? हमें पता चल चुका है। 2009 के रेडिंग के फोटोशूट कैंपेन में ईशानी और समायरा दोनों ने मॉडलिंग की थी, है ना? मैम ये कंपनी मेरे नाम पे तो थी, लेकिन मैं इस कंपनी का मामूली सा छोटा सा पार्टनर था। आप इस कंपनी के असली मालिक से क्यों नहीं पूछते? असली मालिक कौन है? चैताली। आप उससे क्यों नहीं पूछते? चैताली? इस केस में पहली बार ये नाम आया। कहाँ रहती है वो? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर सीआईडी को सच का पता चल गया तो बहुत बुरा हाल होगा मेरा। कौन है? ये लाइट क्यों बंद कर दी? ये लाइट्स किसने ऑफ की? कौन है वहां? कौन है वहां? ये शिखा सच्चाई बता क्यों नहीं देती? सर पहले कुछ सच बता देती तो किसी की जान ही बच सकती थी। शिखा, 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 बचाओ! शिखा, शिखा, नस कटी नहीं है। इशिता जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी। भाग गई, कोई बात नहीं, बच के जाएगी कहाँ? सर को जलाने की कोशिश भी की गई है।
शिखा, इतना लंबा बाल ये शिखा का तो नहीं हो सकता। तो भागते भागते बाल छोड़ गई। देखते हैं कहां तक भागती है ये। आइए सर। सर मैं यहाँ तब से नहीं आया जब से मेरी और चैताली की हिस्सेदारी वाली कंपनी बंद हुई है। पता नहीं है वो कहाँ है। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो क्या मिलता है। आ जाओ दी। सर ये देखिए। ये तो उस खूनी का पहना हुआ है। सर इस बंद पड़े घर में ये यहाँ कैसे आ गया? चल निकालो उसे बाहर। ये चक्कर है। साळुंखे, शिखा के घर की खिड़की से हमें एक बाल मिला है, जरा मैच करके देख पलक के बाल से। ये रहा वो बाल सर, उस खूनी लड़की का बाल। बॉस, ये बाल हमारे किसी काम का नहीं, बेकार सबूत है। क्या मतलब? मतलब ये बॉस के खूनी के पलक का डीएनए रिपोर्ट आ चुका है। तो खूनी कोई लड़की नहीं, खूनी एक आदमी है। एक आदमी है जिसकी उम्र 40 से 45 साल। ये टोपी, लंबे बाल, सैंडल, ये सब धोखा है। तो मतलब खूनी कोई लड़की नहीं, बल्कि लड़की की भेष में आदमी है। ऐसा क्यों किया उसने? लड़की के भेष में क्यों? खून करने के और भी आसान तरीके थे उसके पास। लगता है ये खूनी कोई सरफिरा है। खूनी कोई सरफिरा नहीं, शैतान दिमाग का आदमी है ये, शैतान दिमाग का। सोच समझ के सब कुछ कर रहा है ये। एक काम करते हैं, जितने भी लोगों पर शक है ना, सबको यहां बुला लो, सबका डीएनए टेस्ट करते हैं। आप बताते क्यों नहीं कि हम सब लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आए? ऐसी जगह लाए कि हमारा कोई टेस्ट होने वाला है और आप लोगों को हम सब पे शक है कि हमने खून किया है। लगता है हम सब बिना जुर्म के सजा भुगतने वाले हैं। बस बहुत हो गया। खूनी को ढूंढने का हमारे पास यही एक रास्ता है। और वैसे खूनी का बहुत ही खास सुराग मिला है हमें। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। दरअसल क्या है, खूनी चाहे कितना भी होशियार हो, कितना भी चालबाज हो, कोई ना कोई क्लू हम लोगों के लिए छोड़ जाता है। और इस बार भी खूनी एक क्लू छोड़ गया है, और वो क्लू है पलक का एक बाल। देखिए, मैं ऑडिशंस लेता हूँ, लड़कियां सजती हैं, संवरती हैं, अपनी पलकों को भी सजाती हैं, तो इन सब से हमारा क्या लेना देना? तुम्हें बड़ा यकीन है कि खूनी एक लड़की ही है? सबको मालूम है कि लंबे बालों वाली लड़की सबको मारती फिर रही है, और आप। लेकिन हमें जांच तो पूरी करनी पड़ेगी ना। सर हमें करना क्या पड़ेगा सर? ज्यादा कुछ नहीं, आप में से हर किसी को अपने पलक का एक बाल देना होगा, और जिसका डीएनए हम उस खूनी के डीएनए से मैच करके देखेंगे। और वैसे भी जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। जयवंती, देखिए आ जाओ। चलो जाओ। देखिए प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे ये सब नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारी तबीयत भी अभी खराब होनी थी? सर आप इस जांच को बाद में भी कर सकते हैं। चलो प्रीतम, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चलो। और चैताली किसी हॉस्पिटल में है क्या? निकल। सही कह रहा हूं ना मैं, मिस्टर विराज? या फिर चैताली का पति कहना बेहतर होगा?
चैताली कहाँ है बताओ। चैताली अब इस दुनिया में नहीं है, और जिनकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं है, मैंने उन सबको, समायरा और ईशानी, उन दोनों को भी चैताली के पास पहुंचा दिया। और जिस लड़की शिखा को आपने बचाया है, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सीआईडी के सामने किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हो मिस्टर विराज, बड़ी हिम्मत है। तुम्हारे घर में हमें पता चल गया था कि सारे खून के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, और अब डीएनए टेस्ट से प्रूव भी हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं तो अपनी बीवी को इंसाफ दिलाना चाहता था, बस शिखा, समायरा और ईशानी, ये तीनों मेरी बीवी की खुदकुशी की जिम्मेदार थी, पर ये बात मुझे 5 साल बाद पता चली। इतने सालों बाद तुम्हें कैसे पता चला कि ये तीनों तुम्हारी बीवी के मौत के जिम्मेदार है? ये 2009 की बात है। चैताली ने द रेड इंक कंपनी में पैसा लगाया था, और ये तीनों लड़कियां उसके बराबर की पार्टनर थी। माणिक तो बस नाम का पार्टनर था इनके बीच। मैं उस वक्त यूके में था और इन तीनों लड़कियों को जानता भी नहीं था, लेकिन जब इनकी कंपनी नुकसान में चली गई तो इन तीनों ने मेरी बीवी को कर्जे और बकायेदारों से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया और उसे मरने पर मजबूर किया। और जब तक मैं उसके पास पहुंचता, उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मैंने एक औरत का वेश बनाया और अपना बदला लेना शुरू किया, ताकि आप लोग ये सोचते रह जाएं कि खूनी एक औरत थी। शिखा के घर जो जलाया था वो एक सबूत था, उसको मुझ पे शक हो गया था। माना कि उन तीनों की वजह से तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम कानून की मदद ले सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए तुम खून करने लगे। अब तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? कोई मदद चाहिए क्या? यार मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे ये बॉक्स कहीं पहुंचाना है। हाँ वो तो ठीक है, पर है क्या इसमें? इसमें एक बहुत ही अनमोल चीज है और वक्त पे कहीं पहुंचानी पड़ेगी। मेहरबानी होगी यार तुम्हारी। हाँ हाँ चलो बॉक्स रखो। थोड़ा हाथ लगवाओ। हाँ हाँ। अरे बड़ा भारी है भैया। उठाओ। इतना बड़ा बक्सा। ये एड्रेस है, इस बक्से को इस जगह छोड़ देना। क्या मतलब है? आप नहीं आ रहे हो? अब 1 मिनट, ये कुछ पैसे रखो, इसे सही जगह पहुंचाओ। बक्सा उतारिए। हाँ? मैंने कहा ना बक्सा उतारिए। अरे मुझे नहीं करनी आपकी मदद। अरे बेवकूफ समझा आपने? हाँ, बक्से में क्या है क्या नहीं है। तुम ये सब रखो यार, लेकिन टाइम पे बक्सा जिस एड्रेस पे बोला है वहां पहुंचा देना। हाँ देखिए मेरी एक शर्त है, बक्सा खोल के देखूंगा मैं। अरे क्या है क्या नहीं है इसमें। सुन मेरी बात सुन, मेरी नौकरी चली जाएगी, इसे मैं नहीं खोल सकता। बस पास में तो जाना है, प्लीज लेके जाओ ना यार। ठीक है भाई, भरोसा करता हूं मैं। इंसान इंसान के ही काम आता है। पता तो यही। कैसी चीख। अपने को क्या बक्सा यहीं उतार के चलता।
बक्से में से चीख। हे भगवान। जरा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ तुम लोग सब लोग। 15 दिन में ये बिल्डिंग पूरी करके देनी है हमें, बहुत नहीं है हमारे पास। और सोनू, तू इतना सुस्त क्यों है? खाना वाना नहीं खाता क्या? चल जल्दी काम कर। कौन है वहां पे? मैंने पूछा कौन है वहां पे? अभी तो बिल्डिंग का काम भी खत्म नहीं हुआ है और अभी से बिल्डिंग टूटने लगी। सोनू जरा देख तो। भागो, सब भागो यहाँ से। सोनू, वरना सब मारे जाओगे। सोनू हुआ क्या? अरे हुआ क्या? किस चीज की आवाज थी? और ये चेहरे पर निशान कैसा है? पट्टियों वाला मुर्दा। मुर्दा? मुर्दा मुर्दा कुछ नहीं होता है, ये जरूर कोई चोर और घुसाया होगा। एक काम करो, सब लोग मेरे साथ चलो, चलिए मेरे साथ। भागो भागो, सब यहाँ से भागो। पट्टियों वाला मुर्दा, भागो। सर, मैंने और मजदूरों ने मिलकर एक फैसला किया है। कैसा फैसला? कि हम आपकी बिल्डिंग में अब काम नहीं करेंगे। तो क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, लगता है आपकी नजर कमजोर हो चुकी है, इसलिए मेरे चेहरे पर ये निशान आप देख नहीं पा रहे। ये हाँ, शराब पी के झगड़ा किया होगा। सर, ये उस आत्मा की देन है जो आपकी बिल्डिंग में है। आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? जानता था, मैं जानता था कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं साथ में सोनू को भी लाया हूं। सोनू, देखिए सर, बेचारा इतना घबरा गया है कि कुछ बोल नहीं पा रहा है। सोनू, ये सब क्या है? साहब, पट्टी वाला मुर्दा और कौन है इधर? कौन है? कौन है उधर? मुझे लगता है कि तुम सब लोग काम कम और नशा ज्यादा करते हो, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। सर, अगर हमारी बातों पर यकीन ना हो तो कोई दूसरे मजदूर रख के क्यों नहीं देख लेते? जब वो अपनी आप बीती सुनाएंगे तब तो आपको विश्वास हो जाएगा ना। बिल्कुल रख लूंगा। इस शहर में मजदूरों की कोई कमी नहीं है। इस शहर में काम की भी कोई कमी नहीं है।
तुम्हारा आज तक का हिसाब। और एक बात याद रखना कि इस बिल्डिंग पर मेरे और मेरे इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए लगे हैं। तो तूने बाहर जाकर इस बिल्डिंग के बारे में कोई बकवास की या कोई झूठी अफवाह भी फैलाई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिनेश, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते, समझे? हाँ, और हम तुम्हारे फाइनेंसर हैं, कोई एटीएम मशीन नहीं कि जब दिल में चाहा कार्ड डाला और पैसे ले लिए। देखिए, आप लोग बेवजह भड़क रहे हैं। बेवजह? तुमने कमिटमेंट किया था, अब तक बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, क्या हुआ? हाँ चंदू, मैं बिरयानी बना रहा हूँ, कोई 2 मिनट में बनने वाला बर्गर नहीं। जब आप लोग बिल्डिंग की क्वालिटी देखेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद ये एहसास हो जाएगा कि आप लोगों का पैसा बिल्कुल सही जगह लगा है। हाँ, पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रहा है। वैसे काफी अच्छी पार्टी थी आपने अपने शादी के सालगिरह की। और नताशा, एक्सक्यूज मी, आप सॉरी सर, मैं आप लोग को तो अपनी फ्रेंड से मिलवाना ही भूल गई। मीट कम। शी इज टीना, स्वाति। बस हमें किसी से नहीं मिलना। दिनेश, इस बार अगर तुमने जबान पलटी ना, 15 दिन मतलब 15 दिन, दैट फाइनल। हाँ, 15 दिन पक्का। और हाँ, 15 दिन से ज्यादा हुआ ना तो तुम्हारा घर और भाभी जी के गहने बेच करके अपने पैसे हम लोग वसूल लेंगे, समझा? अरे पक्का कहाँ? दिनेश सुनो ना। एक्सक्यूज मी, आपकी भाभी बुला रही है मन से। एक्सक्यूज मी। जल्दी आइए ना। क्या है? दिनेश देखिए ना, मार्केट में नया हार आया है, आप कभी लेकर देंगे मुझे ये? बस हार और गहने, इन चीजों के अलावा तुम्हारे लिए और कोई चीजें इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पति जिए या मरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मन तो करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं। क्या बात है पापा, आप मम्मी पर इस तरह से क्यों चीख रहे हैं? मैंने सिर्फ सालगिरह का तोहफा मांगा था और ये ऐसे कर रहे मुझ पर। आशा, ये जो तुम्हारे ठाट बाट और ऐशो आराम है ना, वो केवल इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा ये पति दिन रात गधे की तरह काम करता है। पापा, अगर आपके पास इतना ही पैसा है ना तो थोड़ा हम पर भी खर्च कर दो प्लीज। पहले तो आपने फ्लैट देने के लिए भी मना कर दिया और अब जब मम्मी ने आपसे एक छोटा सा हार मांगा तो उसमें भी आपको दिक्कत है। तुम दोनों नालायक बच्चों को तो मैं कुछ दूंगा नहीं, और तुम लोग मेरे घर में रहते हो, इसी बात से खुश रहो। नहीं चाहिए मुझे नकली जेवर, जिंदगी भर मुझे नकली जेवर ही दिए हैं। एक छोटा सा हीरे का हार ही तो मांगा था मैंने। कौन कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? आशा, 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 आशा। क्या मम्मी? आशा, एक सांस। क्या हुआ मम्मी को? मर गई। हेलो, सीआईडी। ये निशान देखा गले पे? हाँ सर, लगता है काफी जोर से गला दबाया खूनी ने। ये जो नेकलेस है ना, इससे पकड़ के घसीटा है, तभी निशान इतने गहरे हैं। शायद बिल पाइप के टूट जाने से मौत हो गई इनकी। सर, खून के निशान कॉरिडोर में यहां तक आए हैं और आशा जी की चप्पल। अपने आप को बचाने में बहुत स्ट्रगल किया होगा इन्होंने, पर खूनी ज्यादा ताकतवर निकला। एक्सक्यूज मी,
एक्सक्यूज मी। एक सेकंड। ये सब कैसे हो गया सुलेखा? आज तो इतना शुभ दिन था, शादी के सालगिरह वाले दिन। आपकी तारीफ? जी मैं सुलेखा का हस्बैंड। अच्छा, तो आशा जी आपकी सास थी? जी। सास ससुर की एनिवर्सरी पार्टी में आप काफी लेट नहीं आ रहे हैं? वो बिजनेस मीटिंग में फंस गया था, इसलिए लेट हो गया। बस अभी पहुंचा हूं। ठीक है, इधर आ जाइए आप। दिनेश जी, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा काम? सर, मेरी वाइफ की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, मैं यही कह रहा हूँ कि दिनेश ने खुद ही अपनी बीवी का खून करवाया है। सर, हमने इसका झगड़ा सुना था। ये अपनी बीवी से कह रहा था कि मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। पति जिए हमारे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मन तो करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं। तो बकवास कर रहे हैं लोग। अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं सचमुच वो कर दूंगा। वैसे ऐसा हुआ क्या था कि आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने गला दबाने की धमकी दे दी, वो भी शादी की सालगिरह वाले दिन? सर, इसकी वजह भी ये लोग ही है। ये मेरे इन्वेस्टर्स हैं। अब मुझे एक पाई ऐसे देते हैं जैसे मुझ पर एहसान कर रहे हैं। तुम लोगों की मैं एक पाई चुका दूंगा, वो भी ब्याज सहित, समझे? तो दे दो ना। एक मिनट, बिजनेस की बातें मत कीजिए। यहाँ पे खून हुआ है। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। ओह माय गॉड, कौन है ये? सुनिए। छोटो, कौन हो तुम हैं? और यहाँ क्यों छुप के बैठी हो? मुर्दा पट्टियों वाला मार डालेगा। सर, डरी हुई है, ऊपर से जख्मी भी। देखो, आप बिल्कुल घबराइए मत। हम लोग सीआईडी से हैं। आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल, आप यहाँ क्यों छुप के बैठी थी? वो पट्टियों वाला मुर्दा बाहर घूमते हुए देखा। पट्टियों वाला मुर्दा? जैसे मैं यहाँ से बाहर निकली तो पट्टियों वाला मुर्दा बाहर था। अच्छा ठीक है, तुम वो जो भी पट्टियों वाला मुर्दा था उसका स्केच बनवा सकती हो? हाँ। वेरी गुड। स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और इस घर का कोना कोना छान मारो। देखो खूनी के बारे में कुछ सुराग मिलता है क्या? जाओ। सर, ये पट्टी मिली है। क्या? यहाँ पर। कोमल ने देखा पट्टी वाला मुर्दा और यहाँ पे पट्टी का टुकड़ा मिला। सर, स्केच तैयार है। तो ये है वो पट्टी वाला मुर्दा। इस मुर्दे का और इस पट्टी का क्या राज है, जल्द से जल्द पता लगाना होगा। गले का हार बेचारी का फांसी का फंदा बन गया। जैसे ही खूनी ने हार खींचा, बेचारी कुछ नहीं कर पाई। सर, वो आदमी गले का हार छीनने के लिए आया था, ऐसा लगता नहीं। वही तो सचिन, वही तो राज है। बड़ा अजीब तरीका ढूंढा खून करने का यार। हाँ, जयवंती, डॉक्टर साहब को जरा स्केच दिखा। यस सर। ये देखिए सर, ये मम्मी की ड्रेस है। मम्मी मतलब माँ? मम्मी नहीं फ्रेडी, मम्मी। हजारों साल पहले जब इजिप्ट में राजा महाराजा मर जाते थे तो उनकी बॉडी को एम्बाम कर दिया जाता था। अलग अलग तरीके की सीक्रेट्स, दवाइयां, मरहम, बाम वगैरह लगा दिया जाता था उनकी बॉडी पर और बाद में
इन पट्टियों से उसे ढक दिया जाता था, इससे मम्मी सड़ती नहीं थी। मर गए मतलब हजारों साल पुरानी लाश यहाँ पे आ गई और एक के बाद एक खून कर रही है। तो शायद अगला खून तुम्हारा होगा। मेरा हो गया, अब चुपचाप खड़े रहो। और एक बात ध्यान में रखो, मम्मी कभी सड़ती नहीं है और ना मम्मी कभी जिंदा होती है। अच्छा सर, ये जो पट्टी का टुकड़ा हमारे हाथ लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी के साथ हाथापाई के दौरान आशा जी के हाथ आ गया? नहीं, ऐसे नहीं हुआ है। तारिका जी, आप ठीक है वहां पे? नहीं। फिर एक सीआईडी ऑफिसर बोल रहा है कि इनके हाथों में पट्टी आई थी, मतलब आई थी। सीआईडी ऑफिसर आसमान से उतरता है क्या? उससे गलती नहीं हो सकती। ये पट्टी का टुकड़ा जो आप लोग लेकर के आए हैं, ये हाथापाई में नहीं फटा है। अगर हाथापाई में फटता तो सीधा नहीं फटता, टेढ़ा मेढ़ा फटता, समझे? और ये टुकड़ा कोई मामूली टुकड़ा नहीं है। 1500 साल पुराना है ये टुकड़ा। 1500 साल? 1500 साल? 1500 साल? जी, किसी ने मम्मी की पट्टियां खरीद ली हैं। कहां से सालूं के साहब? ये इजिप्ट से? अरे यार, लोग पुरानी मम्मियां खोद खोद के निकाल रहे हैं और चोरी छिपे बाजार में बेच रहे हैं। ऐसी एक मम्मी शायद इंडिया में आ गई। बाप रे! लेकिन सर, ये खूनी मम्मी बना क्यों होगा? हल्ला मचाने के लिए सचिन, हल्ला मचाने के लिए। ये खूनी चाहता है कि लोग उसे देखें और जोर जोर से चिल्लाए, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। ये खून उस खूनी मम्मी ने ही किया है और वो पट्टी का टुकड़ा जानबूझकर छोड़ गया है हमारे लिए सबूत। आज तो मैं इस मम्मी का काम तमाम कर दूंगा। सर, ये सोनू है, दिनेश की बिल्डिंग में काम करता है। अच्छा, सोनू साहब, कोई पैसा वैसा नहीं था दिनेश साहब के पास, कंगाल थे वो। एक मिनट, कंगाल थे वो, कोई पैसा वैसा नहीं था दिनेश साहब के पास, क्या मतलब क्या है? नहीं साहब, वो तो सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबे हुए थे और उस बिल्डिंग की वजह से। और जब से उस पट्टी वाले मुर्दे ने हम लोगों पे हमला किया है, उस बिल्डिंग का काम भी बंद पड़ा हुआ है। पट्टी वाले खूनी ने तुम पर हमला किया? तुम पर? सर, कहीं ये वही तो नहीं जिसने आशा जी का भी खून किया? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे वो पट्टी वाला खूनी दिखता कैसे है? सर, पट्टियों में लिपटा हुआ, एकदम सड़ा सा मुंह, चेहरे पे खून लगा हुआ था जैसे उसको कोई चोट लगी हो। मतलब उसकी सर आवाज भी बहुत अजीब सी थी, उसकी सर आवाज भी। एक मिनट, क्या वो ऐसा दिखता था? हाँ साहब, ये तो था वो। चलो ठीक है, तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। सर, ये जो कोई भी आशा जी का खून करने के लिए आया था, या तो पहले से मम्मी बन के आया था, या फिर पार्टी में आने के बाद उसने अपना हुलिया बदला है। सर, काम करते हैं, पार्टी का फुटेज देखते हैं। एक मिनट, पॉज करो। ये देखो, ये है ना महेश, आशा जी की बेटी सुलेखा का पति महेश। हाँ सर, लेकिन ये तो कह रहा था कि आशा जी की मौत के बाद आया था ये पार्टी में। झूठ बोला हमसे, वो झूठ बोला। जयवंती सर, फोन करके बुला लो उसे अभी, इसी वक्त। सर, फोन नहीं उठा रहा है। महेश फोन नहीं उठा रहा है, उसकी आधी कारस्तानी तो इसी से समझती है। रेडी, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स निकालो उसके। सर, ये रहे महेश के फोन कॉल रिकॉर्ड्स। 40 बार फोन किया है एक ही नंबर पे।
और ये नंबर तो उसके सासू माँ का है। सर, सासू माँ से इतना ज्यादा लगाओ? इस महेश से मिलना पड़ेगा। महेश। एक्सक्यूज मी। क्या महेश घर पे है इस वक्त? नहीं सर, महेश जीजू तो अभी घर पे नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? देखिए, महेश ने हम सबसे झूठ बोला। जब आपकी मां का खून हुआ उससे पहले ही महेश वहां मौजूद था। आपका मतलब है मेरे पति ने खून किया है? देखिए, हमें उस पर शक है। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करेंगे? पैसों के लिए। पैसों के लिए किया होगा उसने। सब पैसों के लिए? लेकिन सारा पैसा तो डैडी के पास है। उन्होंने आज तक माँ को कभी कुछ नहीं दिया। तो फिर महेश जीजू क्यों हत्या करेंगे मेरी मॉम की? अब ये सब कुछ तो हमें महेश ही बताएगा। लेकिन हाँ, अगर महेश आपसे कांटेक्ट करता है तो हमें खबर कीजिए। और फ्रेडी, इस महेश का मोबाइल ट्रैक करो, सब पता चल जाएगा। आज ये पट्टियों वाला मुर्दा मिल जाए बस। हेलो। हाँ जीतू भाई, हाँ आपके लिए खुशखबरी है। हाँ जी, बिल्डिंग का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। कोई मजदूर वहाँ काम करने को तैयार नहीं है। क्या तुम वहाँ का सारा काम खुद करोगे? नहीं जीतू भाई, मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगा जिसके कारण सारे मजदूर डरे हुए हैं। आज उस पट्टी वाले मुद्दे का दी एंड है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आवाज आई, यहीं से आवाज आई। पट्टियों वाले मुर्दे, आज तू बचेगा नहीं। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। गोली मत चलाना। तो तू ही ये सब कुछ कर रहा है और तूने ही आशा को भी मारा। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने नहीं मारा। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं डैडी, वो आपके पीछे है। ना महेश, मैं तेरी किसी भी चाल में आने वाला नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, वो पट्टी वाला मुर्दा आपके पीछे ही है। देखो भाई, तू मुझे माफ कर दे। मुझे क्यों? मेरे पीछे कुछ भी नहीं है। देखो
सर, मोबाइल कंपनी वालों से पता चला है कि ये दिनेश का मोबाइल भी यहीं पे है। इससे पहले महेश दिनेश को नुकसान पहुंचाए, हमें उसे बचाना होगा। अरे सर, दिनेश, चलो देखते हैं। माय गॉड, ये तो जिंदा है। सच, जल्दी से एम्बुलेंस बुला, जल्दी। फ्रेडी, जयवंती, देखो आसपास। यस सर। महेश सर। हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? सर, महेश बेहोश है। महेश, महेश। सर, हाँ, ये गन पड़ी हुई थी यहाँ पे। सर, हम तो सोच रहे थे कि इन सब के पीछे ये महेश है, लेकिन ये तो खुद ही बेहोश पड़ा है। हाँ, ये तो महेश के होश आने के बाद ही पता चलेगा कि ये सब किसका किया कराया है। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मेरे पापा की? फिलहाल इनकी तबीयत नाजुक है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके, एक्सक्यूज मी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरा पति इतना घिनौना मुजरिम निकलेगा। पहले तुमने मेरी माँ को मार दिया और अब मेरे पापा पे तुमने हमला किया। ये तुम क्या कह रहे हो सुलेखा? तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ। मैं हर मुजरिम यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो निरपराध है। लेकिन सारे सबूत उसी आदमी की तरफ उंगली उठाकर कह रहे हैं कि ये इस आदमी ने किया है, और वो आदमी है तुम। लेकिन सर, आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जो ये साबित करता है कि खून मैंने किया है? एक हो तो बताए। सबसे पहले तो तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम पार्टी में देर से गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज साफ साफ दिखा रही है कि तुम पार्टी में पहले ही मौजूद थे, आशा जी की मौत से पहले। सबूत नंबर 2, 3 दिनों में 40 फोन किए तुमने आशा जी को, जबकि तुम उन्हीं के घर में रहते थे। इतने सारे फोन कॉल करने की वजह? और जिस वक्त क्राइम सीन पर दिनेश जी मिले, उस वक्त सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था, वो तुम थे। मैं डर गया था सर, डर गया था। दरअसल बात यह है सर कि मैं नया बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, और जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, और मैं चाहता था कि वो पैसे मुझे सासू माँ जी दे दे। बस सर, इसीलिए मैं उन्हें बार बार कॉल कर रहा था, और कोई वजह नहीं है सर। तो इनके कहने का मतलब है कि ये पार्टी में पैसे मांगने के लिए गए थे आशा जी से, है ना? हाँ सर, उस दिन मैंने देखा कि ये लोग बिजनेस के लिए मुझे पैसा नहीं दे रहे, और सासू माँ को लाखों करोड़ों के गहने दिए जा रहे हैं। और तुमने गुस्से में आकर मार डाला आशा जी को? नहीं नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। मैंने कहा ना, मैं उनसे पार्टी में बात करने गया था, पर मेरे बात करने से पहले ही उनका मर्डर हो चुका था। नहीं 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 महेश जी, कौन विश्वास करेगा तुम्हारी इन बातों पर? पहले तुमने आशा जी को मारा, फिर दिनेश जी के पीछे पड़े, और वो भी कहां पर? अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। ये गलत इल्जाम है। मैं वहां पर उनसे भी बात करने गया था, मैंने नहीं मारा।
ऑफिस में नहीं जा सकते थे, घर में नहीं जा सकते थे? उनसे बात करने में ऑफिस से गया था, पर जब मैं ऑफिस पहुंचा सर तो वो निकल चुके थे अपनी साइट पे सर, इसीलिए मैं साइट पर चला गया। पर जब मैं साइट पर गया तो सर मैंने देखा कि आशा जी और दिनेश जी पर उस मम्मी ने हमला किया। हाँ सर। पंकज, ये तो उस आदमी ने किया है जो दुनिया को दिखाना चाहता है कि ये किसी इजिप्शियन मम्मी ने खून किया है। पर वो हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़ा है? डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि इस तरह की पुरानी और महंगी पट्टियां आसानी से नहीं मिलती। सचिन, सेंट्रल स्टेट लेबोरेटरी से पता लगाएंगे कि पट्टियां कहां से और कैसे मिली है। मैं सीआईडी से आपसे मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर चारू आप ही? हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था। डॉक्टर चारू, इस पट्टी को पहचानती हैं? ओह माय गॉड, ये पट्टी आपको कहाँ से मिली? ये पट्टी तो हमारी लैब से चुराई गई थी। इस सिलसिले में एक डॉक्टर को कान से भी निकाल दिया गया। आइए। मतलब ये नींद में चलकर यहाँ पर आ गई? आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। दरअसल हर साल इजिप्ट से इन्हें काम से निकाल दिया गया। इन्होंने पट्टियां चोरी की या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन इन मम्मीज की देखरेख यही करते थे। और हाँ सर, उनकी एक पर्सनल असिस्टेंट भी थी। इनकी असिस्टेंट का कोई फोटो, नंबर या एड्रेस है आपके पास? वो उनकी पर्सनल असिस्टेंट थी, इसलिए हमारे पास उनकी कोई डिटेल्स नहीं है। और खूनी खुद मम्मी बनकर दिनेश के परिवार के पीछे पड़ा है। हाँ बोल रही, ये खूनी दिनेश के ऊपर दोबारा हमला करेगा। क्या हुआ डॉक्टर? आप पापा को इतनी अचानक से क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? देखिए, इनकी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ गई है। अगर इन्हें आरजे हॉस्पिटल भर्ती नहीं कराया गया तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। दिनेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। वही तो, चलो देखते। अरे डॉक्टर साहब। हाँ जी। ये पेशेंट मिस्टर दिनेश कहाँ है? हाँ जी, उनको तो डिस्चार्ज दे दिया है। क्या मतलब तबीयत सुधर गई थी उनकी? नहीं, तबीयत तो नाजुक ही थी, पर उनके परिवार वालों को शायद भरोसा नहीं था कि उनका यहाँ अच्छा इलाज होगा। तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर को फोन किया और वो यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले गए। कौन से हॉस्पिटल? आरजे हॉस्पिटल। आरजे हॉस्पिटल, उसका नंबर तो होगा ना यहाँ पर? हाँ जी, रिसेप्शन पे होगा। चलिए आइए बात करा देता हूँ। हेलो, आरजी हॉस्पिटल। देखिए, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। आपके हॉस्पिटल में अभी अभी एक पेशेंट एडमिट हुआ है। दिनेश नाम है उनका। नहीं हुआ है? काम हो गया बॉस, तीर कमान से निकल चुका है। आप निशाना तैयार रखो। अरे धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। धुआं बढ़ते ही जा रहा है ये। क्यों, अब तुम्हारे जीवन का मकसद पूरा हो गया? हाँ, पिछले 10 साल से मैं इसी दिन के तो सपने देखती आई हूँ।
और देखो आज मेरा सपना पूरा हो गया। नहीं नहीं, सीआईडी के रहते अपराधियों के सपने कभी पूरे नहीं होते। सीआईडी? क्यों डॉक्टर ज्ञान? पेशा डॉक्टर का और काम एक अपराधी का। अबे देख क्या रहे हो? उड़ाओ इन सीआईडी वालों को। सबके सब बेहोश हैं, इनको होश में आना पड़ेगा। तुम जिंदा लोगों को मम्मीफाई करी थी ना? मैं तुम्हें सिखाती हूँ मम्मीफिकेशन किसे कहते हैं। अपराधियों को मम्मीज बनाने का काम हम करते हैं। मैं दिनेश की सेक्रेटरी सिर्फ इसलिए बनी ताकि इससे अपने भाई के मौत का बदला ले सकूं, और इसलिए मैंने मम्मी बनकर इसकी बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों पर हमला किया ताकि मम्मी की अफवाह फैल जाए। तुम कुणाल की बहन हो? नाम मत लो अपनी गंदी जबान से मेरे भाई का। एक वक्त था जब वो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त था, और तुमने क्या किया? दोनों साथ गए थे ना विदेश पैसा कमाने के लिए। सर इसको सहयोग से एक मम्मी मिली, और मेरा भाई चाहता था कि वो ये मम्मी वहां की देश की सरकार को सौंप दे, लेकिन ये दिनेश उसे ग्रे मार्केट में बेचना चाहता था। सर ऐसा सर। जब कुणाल ने कहा कि वो पुलिस के पास जाएगा तो मैंने उसे मारकर जमीन में गाड़ दिया और मम्मी बेचकर अमीर बन गया। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने। पैसों के लालच में तुमने दोस्ती को जमीन में गाड़ दिया। मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए आप। अब ये तो समझ में आ गया कि तुमने नताशा को नौकरी पे इसलिए रखा क्योंकि तुमने कुणाल की बहन को देखा नहीं था। अगर ये बात समझ में नहीं आई कि डॉक्टर ज्ञान इस सब में तुमने इसका साथ कैसे दिया? मैंने ये सब पैसे के लिए किया। पैसों के लिए अपराध के दलदल में कूद गए तुम। और नताशा, तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारे भाई का खून इस दिनेश ने किया? जब कई दिनों तक भैया की विदेश से कोई खबर नहीं आई तो मैं उनका पता लेने के लिए इसके घर गई थी, और वहां मैंने सुना कि अपनी बीवी को बता रहा था कि किस तरह इसने मेरे भाई का खून कर दिया और उसे जमीन में गाड़ दिया। आशा ये सब पहले से जानती थी, और इसलिए मुझे उसको मारने का कोई पछतावा नहीं है। पछतावा होगा, तुम सबको बहुत पछतावा होगा जब कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगा, शायद फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।